हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा राज्य की सीमा किस किस राज्य और किस किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जाना था कि हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। और सबसे बड़ी सीमा राजस्थान के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, है ना। सबसे छोटी उत्तराखंड के साथ है 11 किलोमीटर की है। दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, है ना। दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घिरे हुए है और जो हरियाणा है वो खुद में ही एक लैंडलॉक स्टेट है। इसकी सीमा किसी भी देश के साथ ना तो जल से लगती है ना थल से लगती है। एक सवाल उसने एक घुमा के ये भी पूछा था कि पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक कौन सा जिला, तो आंसर करना है सिरसा। जैसा कि चलो ठीक है, वो आपने लास्ट क्लास में वो जितना भी करवाया अच्छे से वो रिवाइज़ किया होगा, मैं आशा यही करता हूँ। और ठीक है, 2-3 बार उसको देखा होगा और बार बार वो लिख के देखे होंगे कि कौन से ज़िले के साथ कौन सा ज़िला लग रहा है, किस स्टेट के साथ कौन से ज़िले लग रहे हैं, वो सारा आपने अच्छे से देखा होगा। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम एक चीज़ ये है, डेली के हम ये 5 पॉइंट ये किया करेंगे। जैसे ये सवाल पूछ लेता ना बच्चे कि हरियाणा हरिकेन किसको कहते हैं, हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं, है ना। जाटों का अफलातून कौन है, किसानों का मसीहा कौन है, हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, हरियाणा का कालिदास कौन है, हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है। कुछ ऐसे पॉइंट जो बनते हैं, 40 से 50 पॉइंट बनते हैं, वो डेली हम 5 से 6 पॉइंट हम डेली पढ़ा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, 5 से 6 पॉइंट ये पढ़ेंगे। शुरुआत में इससे करूँगा। जैसे हरियाणा केसरी पता है किसको कहते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। और इन्हीं के नाम से हरियाणा में सबसे पहले कॉलेज खुला था रोहतक के अंदर 1927 में, जिसकी डेट 1926 भी दी हुई है कुछ बुक्स में, मैंने बताया था। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको 27 देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आपको 26 देनी है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले है भाई, तो डेली के हम ये 5-6 पॉइंट करेंगे भाई। ये 40 से 45 पॉइंट आपके होंगे, ठीक है। और इनको आप एक इकट्ठा क्लब कर लेना आगे जाके। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बच्चे हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किसको कहते हैं पता होगा, पंडित नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा, इन्हीं के नाम से मैंने बताया काफी बार कि पहला कॉलेज खुला था हरियाणा में, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज खुला था, है ना। हरियाणा केसरी इनको कहते हैं। और ये इनका जन्म हुआ था भाई भिवानी के केलंगा गांव में। केलंगा गांव भिवानी, यहाँ पे इनका जन्म होता है हरियाणा केसरी का, है ना। ये काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, तो आंसर करोगे पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट है भाई आगे, ये है हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि। हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि या राज्य कवि भी कभी कभार बोलता है, राज्य कवि या राजकीय कवि। तो हरियाणा का जो प्रथम राजकीय कवि था ये था भाई उदय भानु हंस। उदय भानु हंस, ठीक है। हंस जी हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि थे। इनका जन्म तो हालांकि पाकिस्तान में होता है भाई, ठीक है, परंतु ये जब पार्टीशन होता है, जब विभाजन होता है, तो पार्टीशन के बाद ये हिसार में आकर बस गए थे भाई। हिसार में कौन, उदय भानु हंस। जन्म पाकिस्तान में, परंतु पार्टीशन के बाद ये कहाँ बस गए थे, तो हिसार में बस गए थे उदय भानु हंस जी भाई, ठीक है। और इनकी अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु भी हुई है, अभी पिछले ही साल हुई है भाई। और इनकी डेथ हुई है 26 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो प्रथम राजकीय कवि कौन है बच्चे, तो उदय भानु हंस है। जन्म पाकिस्तान में हो रहा है और आज़ादी के बाद कहाँ आकर बस गए थे, तो हिसार में। और मृत्यु कब हुई है, इनकी डेथ अभी पिछले साल हुई है 26 फरवरी 2019 को भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अभी हरियाणा हरिकेन। अभी जो बच्चे पीटीआई का पेपर हुआ था ना, 30 अगस्त को हुआ था, पिछले महीने हुआ है, इसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था, डिट्टो ये सवाल, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं। तो हरियाणा हरिकेन पता होगा बच्चे, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान भी यही है, ये कहते थे भाई कपिल देव को। कपिल देव ये चंडीगढ़ से हैं, CHD लिख रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। और रणजी ये खेलते थे, रणजी क्रिकेट होता है ना,
यहीं से सिलेक्शन होती है इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, रणजी से ही सिलेक्शन होता है। तो रणजी खेलते थे, किसकी तरफ से खेलते थे, तो हरियाणा की तरफ से क्या खेलते थे, रणजी खेलते थे भाई। खास बात ये है, इन्हीं की कप्तानी में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कप इन्हीं की कप्तानी में जीता था। ये सवाल पूछा गया है कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता था, तो कपिल देव जी की कप्तानी में जीता था। और उस टाइम पे जो वर्ल्ड कप होता था वो 60 ओवर्स का होता था बच्चे, और ये जीता था 1983 के अंदर, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है भी, उसकी शुरुआत हुई थी 1975 से, 1975 से शुरुआत हुई थी। और हर 4 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, 50-50 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। 1975 अगला हुआ था 79 में, और अगला हुआ 83 में। ये जो पहले दोनों वर्ल्ड कप हैं ये आपके वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे, वेस्ट इंडीज़ ने। उस टाइम पे बहुत इनकी अच्छी टीम हुआ करती थी, ठीक है। तो 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीता है, 1983 का वर्ल्ड कप जीतते हैं इंडिया वाले। और उस टाइम पे वर्ल्ड कप कितने ओवर्स का होता था बच्चे, 60 ओवर्स का होता था, अब 50 ओवर्स का होता है जो। और ये सवाल ऐसे पूछेगा कि पहला वर्ल्ड कप भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था, तो कपिल देव जी की कप्तानी में जीता था, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ये अभी रिसेंटली पेपर में बच्चे पूछा गया सवाल है, पीटीआई के अंदर जो भी 23 अगस्त को हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया सवाल था, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चलो क्रिकेट की बात हो रही है तो ये भी जान लेते हैं अभी। हरियाणा की तरफ से भारत के जो पहले कप्तान थे ना, भारत के पहले कप्तान, पहले कैप्टन किसकी तरफ से, कहाँ से, हरियाणा से, तो उनका नाम है बच्चे मसूर अली खान पटौदी, अली खान पटौदी, है ना। इनको टाइगर पटौदी भी कहते हैं, मसूर अली खान पटौदी को। कहाँ से थे, तो ये पटौदी गुरुग्राम रियासत से थे भाई, मसूर अली खान पटौदी। इन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान पटौदी, और आगे उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, जिसने भारत पे कभी आक्रमण किया था, और काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था उस टाइम पे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है ना, काफ़ी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था तैमूर नाम के ऊपर। तो भारत के जो पहले भारत के जो कप्तान है ना, हरियाणा से पहले, भारत के पहले कप्तान नहीं, भारतीय टीम के कैप्टन सबसे पहले जो हरियाणा से थे उनका नाम था मसूर अली खान पटौदी, है ना। पटौदी रियासत गुरुग्राम से थे भाई, ठीक है, जिनके बेटे हैं सैफ अली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हरियाणा की जो पहली पर्वतारोही हैं भाई, उनका नाम है संतोष यादव, ठीक है। ये 2 बार विश्व की पहली महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, संतोष यादव भी, ठीक है, पहली महिला है। उसके बाद तो फिर ठीक है काफ़ियों ने चढ़ा है, बट विश्व की ये पहली महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। तो 4th पॉइंट क्या है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ बच्चे मैं। भारत की पहली जो महिला पर्वतारोही है वो है बिछेंद्री पाल, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इंडिया जीके में आप पढ़ोगे। तो हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही, इंग्लिश में इसको कहते हैं माउंटेनियर, ठीक है, माउंटेनियर। तो पहली महिला पर्वतारोही, हरियाणा की पहली महिला जो पर्वतारोही हैं इनका नाम है अभी संतोष यादव। भारत की पहली जो है वो बिछेंद्री पाल है, बिछेंद्री पाल, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव जी हैं, और ये कहाँ से हैं, तो वीरों की नगरी रेवाड़ी से हैं, ठीक है, जहाँ पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है भाई, है ना। शहीदों का शहर झज्जर है, वीरों की नगरी मैंने बताया रेवाड़ी है। और ये जो हैं, ये भाई संतोष यादव जी जो हैं, ये 5 भाइयों की इकलौती बहन है भाई, 5 भाइयों की इकलौती बहन, मतलब 5 भाई हैं और उनकी इकलौती बहन है, मतलब ये माता पिता की छठी संतान है। कौन है, संतोष यादव। खास बात क्या है, विश्व की पहली महिला हैं, पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई, ठीक है, संतोष यादव। और
है ना, विश्व की पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। और कब चढ़ी है भाई? मई 1992 और मई 1993, अगले ही साल। तो एक साल में मैं कह सकता हूँ, एक साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव जी हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है अभी वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालयन रेंज के अंदर आती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो 4th पॉइंट है अभी, हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, जो कि कहाँ से हैं? तो रेवाड़ी से हैं। चलिए तो नेक्स्ट है अभी, हरियाणा की तरफ से एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पीवीसी मिला, अभी परमवीर चक्र मिला है, मेजर होशियार सिंह है अभी सोनीपत से। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मिटा रहा हूँ। हाँ, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चे परमवीर चक्र, है ना। ये जो ऐसे जो होते हैं आर्मी पर्सन जो होते हैं, ऐसे जो हैं, ठीक है, जो युद्ध के अंदर भाई मैक्सिमम जो वीरता दिखाते हैं, सबसे बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वीरता दिखाते हैं, उनको परमवीर चक्र मिलता है। तो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जिन्हें पीवीसी मिला, पीवीसी बोले तो परमवीर चक्र मिला है, तो हैं भाई मेजर होशियार सिंह दहिया, है ना। पूरा नाम है मेजर होशियार सिंह दहिया, मेजर होशियार सिंह दहिया। और कहाँ से हैं भाई? तो ये हैं सोनीपत से भाई, सोनीपत का जो गांव है वो है भाई सिरसाना गांव है, सिरसाना गांव। यहाँ से हैं मेजर होशियार सिंह दहिया, जो एकमात्र व्यक्ति हैं हरियाणा की तरफ से जिन्हें क्या मिला है? पीवीसी मिला है ना, परमवीर चक्र मिला है भाई। ये भाई पीवीसी आज तक केवल 21 लोगों को ही मिला है भाई, 21 सेना के आदमी को ही मिला है पीवीसी। और जो सबसे लेटेस्ट है, जो 21वां थे जिसको पीवीसी मिला है भाई, सबसे आखिरी जो हैं वो हैं 1999 के अंदर जिन्होंने लड़ा था भाई, कारगिल वॉर हुई थी, कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आखिरी जिसको पीवीसी मिला है वो है भाई कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा साहब हैं जिनको आखिरी, सबसे आखिर में क्या मिला है? पीवीसी मिला है, परमवीर चक्र मिला है ना। पीवीसी होता है, पता होगा, परमवीर चक्र सबसे बड़ा जो है वीरता का पुरस्कार है भी पीवीसी, परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, एमवीसी, और सबसे लास्ट में आता है वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र सबसे लास्ट में आता है भाई। ठीक है, तो अब तक पीवीसी बच्चे 21 लोगों को ही मिला है। सबसे आखिरी जो है वो कारगिल वॉर में जो लड़े थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको मिला था भाई। सबसे पहला जो मिला था पीवीसी, सबसे पहला वो था भी मेजर सोमनाथ शर्मा भाई। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, तो इनको मिला है ना। पीवीसी वीरता का पुरस्कार है, इसके नीचे होता है परमवीर चक्र, के नीचे होता है महावीर चक्र, और फिर आता है वीर चक्र, है ना। और सबसे आखिरी में अभी 21वां जो मिला वो किसको मिला? विक्रम बत्रा जी को मिला है भाई। ठीक है, जब ये कारगिल की लड़ाई चल रही थी बच्चे 1999 के अंदर, जब कारगिल वॉर होता है, तो कारगिल वॉर से पहले इनकी फियांसे होती हैं, जो मंगेतर जो होती हैं, डिम्पल चीमा जी, तो उनका बाद में इंटरव्यू आता है कारगिल वॉर के बाद, तो वो उसके अंदर बताती हैं कि हम कैफ़े के अंदर बैठे थे, तो उन्होंने, डिम्पल चीमा इनकी फियांसे थी, मंगेतर थी, तो उन्होंने इनको बोला कि आप अपना ध्यान रखना कारगिल वॉर में, ठीक है। और तो इस बात पे विक्रम बत्रा जी का ये कहना था कि मैं या तो तिरंगा जो है वो लहरा के आऊँगा चोटी पर, या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। ठीक है, ये बात बोली थी विक्रम बत्रा जी ने इनकी फैन से डिम्पल चीमा जी को। बाद में इन्होंने इंटरव्यू दिया था डिम्पल चीमा जी ने। ठीक है भाई, ये शहीद हो गए थे विक्रम बत्रा कारगिल वॉर के अंदर, है ना। तो सबसे आखिरी जो हैं जिनको पीवीसी मिला है वो विक्रम बत्रा जी ही हैं, है ना। एक और अवार्ड होता है अभी, अशोक चक्र। अशोक चक्र ये भी जो है ये मिलिट्री का ही अवार्ड है, और इसकी जो है ना
जो मान्यता है वो पीवीसी के बराबर ही है। अशोक चक्र और पीवीसी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, मान्यता सेम ही है। ये जो अशोक चक्र है भाई, ये आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड है। और कब है? पीस टाइम अवार्ड है भाई, पीस टाइम अवार्ड, पीस टाइम अवार्ड। पीस टाइम अवार्ड का मतलब क्या है बच्चे कि जब शांति चल रही होती है, जब किसी दूसरे देश से युद्ध नहीं हो रहा होता और देश में जब दंगे फसाद चल रहे होते हैं, तो तब अगर कोई वीरता दिखाता है तो उस टाइम पे जो पुरस्कार मिलता है वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसको हम बोलते हैं अशोक चक्र। पीवीसी कब मिलता है? जब युद्ध चल रहा होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा होता है, तो पीवीसी, एमवीसी, वीसी मिलता है, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र जो है ये पीस टाइम अवार्ड है, सबसे बड़ा है ना, और बराबर है, किसी के बराबर है, इक्वल टू बोला जाता है किसके है? परमवीर चक्र के ही इक्वल टू है, ठीक है। तो याद रखना, हरियाणा की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जिन्हें पीवीसी मिला मेजर होशियार सिंह दहिया, सोनीपत के सिरसाना गांव से हैं। अब तक केवल 21 लोगों को ही मिला है बच्चे। और सबसे आखिरी जो हैं, सबसे जिनको लास्ट में मिला वो है विक्रम बत्रा जी, कारगिल वॉर में जो कि शहीद हुए थे। और सबसे पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे, है ना। अशोक चक्र और पीवीसी इनका जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है। और अशोक चक्र का मिलता है जब पीस टाइम होता है ना, पीस टाइम के अंदर जो वीरता दिखाते हैं, मतलब इंटरनल बाउंड्री के अंदर जो वीरता दिखाई जाती है, तो उस टाइम पे जो अवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं पीस टाइम अवार्ड। तो पीस टाइम अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने जाने हैं। तो ऐसे हम आगे पढ़ते रहेंगे भी, 5-5, 6-6 पॉइंट पढ़ते रहेंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और हेडिंग लगाना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। चलिए मिटा रहा हूँ, तो हेडिंग लगा लेंगे भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ए से लेकर जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। चलिए, हाई कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकायदा संविधान के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं भी, अनुच्छेद हैं, वो हैं 214 से लेकर 231। 214 से 231 तक जो अनुच्छेद हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। और ये संविधान के किस भाग में है? तो पार्ट 6 के अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है? तो हाई कोर्ट के बारे में लिखा हुआ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नहीं मैं कह रहा बच्चे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ हाई कोर्ट की, कि हाई कोर्ट संविधान में किस अनुच्छेद में लिखित है? तो 214 से 231 में। और किस भाग में है? तो पार्ट 6 के अंदर है। अगर मैं बात करूं कि देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, देश में कुल 25 हाई कोर्ट है बच्चे, HC से डिनोट कर रहा हूँ, 25 हाई कोर्ट। सबसे लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना है ये आंध्र प्रदेश के अंदर बना है भाई। 25वां हाई कोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर बना है। और ये बना है भाई 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश के अंदर देश का 25वां हाई कोर्ट बना है, ठीक है। पहले 24 हाई कोर्ट थे, परंतु जब तेलंगाना 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश ने अपना अलग हाई कोर्ट बनाया। और यही आंध्र प्रदेश की कैपिटल में भी है, ठीक है, जिसको कहते हैं अमरावती, है ना, अमरावती। तो इस हाई कोर्ट को अमरावती हाई कोर्ट भी कहते हैं अभी। ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वो तेलंगाना में चला गया, और तेलंगाना की कैपिटल भी क्या है बच्चे? तो हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। इसी नाम से अमरावती हाई कोर्ट कब बना? तो 1 जनवरी 1925 को। देश का कौन सा हाई कोर्ट है? तो 25वां हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे बच्चे वापिस आएंगे, थोड़ा सा, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी जान लो, क्योंकि ये पूछ सकता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है। तो 214 से 231 तक है ना। देश में जो सबसे पहले हाई कोर्ट खुले थे, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं चलो। वो 3 हाई कोर्ट सबसे पहले खुले थे, जो कि हैं भाई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अंग्रेजों के टाइम के हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले ये 3 खुले थे हाई कोर्ट, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कब खुले हैं? तो 1862 के अंदर खुले हैं। और ये भी सवाल एसएससी में पूछा हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा खुले थे? तो ये खुले थे भाई 1861 का हाई कोर्ट एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था। तो उसके अकॉर्डिंग 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता जिसका आज नाम चेंज हो गया, कोलकाता हो गया ना। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1862 के अंदर 3 हाई कोर्ट बनते हैं। फिर उसके बाद चौथा हाई कोर्ट बनता है, 4th, वो है भाई
अहमदाबाद हाई कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट 1866 में। थोड़ा सा बात समझना, अभी वापिस आ रहा हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे। बच्चे मायूस नहीं होना, जब ज्ञान लेते हैं तो सारा ज्ञान लेना, ठीक है। ये नहीं मैं सिर्फ तुम्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में बता दूं कि ठीक है 1919 में बना था, 1955 में चंडीगढ़ में स्थानांतरण कर दिया, ये तो फिर और चैनलों पे पढ़ा ही हुआ है बच्चे, फिर वहाँ जाके तुम देख लोगे। कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ अच्छे से पढ़ना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 231 में मेंशन है। पार्ट किसके अंदर है? 6 है। देश में आज कितने हाई कोर्ट हैं? 25, पहले 24 थे। तेलंगाना अलग होने की वजह से 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट बन गया आंध्र प्रदेश में, जिसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2019 को। सबसे पहले जो 3 हाई कोर्ट खुले वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1862, 1861 का हाई कोर्ट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग खोले गए। और चौथा खोला गया था अहमदाबाद हाई कोर्ट, कब? 1866 के अंदर खोला गया था, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे जान लो बस, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना दिल्ली के अंदर, अंग्रेजों ने पहला जो सुप्रीम कोर्ट खोला था ना भाई, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों द्वारा, वो 1774 में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? कलकत्ता में भाई, कलकत्ता के अंदर खोला गया था। और किसके अंदर खोला गया था? तो वहां पे एक फोर्ट है भाई, सर विलियम फोर्ट, वहीं पे था ये सुप्रीम कोर्ट 1774 में, है ना, कलकत्ता में। आज जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर है, जिसको खोला गया था 1935 में, और उस टाइम पे इसका नाम था भाई फेडरल हाई कोर्ट। फेडरल हाई कोर्ट है ना, फेडरल हाई कोर्ट खोला गया था। और किस शासन अधिनियम के द्वारा खोला गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 शासन अधिनियम के द्वारा फेडरल हाई कोर्ट खोला गया था, और यही आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता 1774 सर विलियम फोर्ट के अंदर था, और इसके जो CJI थे, चीफ जस्टिस थे, उसका नाम था भाई सर एलिजा इम्पे, ये इसके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब आते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। तो ये याद रखना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा फेडरल हाई कोर्ट खोला गया था, ठीक है। हालांकि इसने जो फंक्शनिंग शुरू की थी ना बच्चे, वो 1935 नहीं है, वो 1937 है। 1937 में इसने फंक्शनिंग शुरू की थी। और किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1947 में यही क्या बना? देश का सुप्रीम कोर्ट बना था आजादी के बाद भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो 25 हाई कोर्ट है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और समझ लो बच्चे कि एक सवाल UPSC CDS में पूछा गया था कि क्या देश में हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है? तो इसका जवाब होगा नहीं, हर एक राज्य के लिए एक अलग से हाई कोर्ट नहीं है। क्योंकि राज्य तो हमने देखा है ना, 28 राज्य हैं, और यूटी कितनी है? 8 यूटी हैं। तो हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की संख्या तो केवल कितनी है? 25 है, 25 हाई कोर्ट है। देखो इसके लिए बाकायदा एक संशोधन हुआ था, अभी थोड़ा सा समझ लेना। एक संशोधन हुआ था, 7वां संशोधन हुआ था 1956। जैसा कि मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, भाई 1956 से पहले देश 4 टाइप के राज्यों में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना। 7वां संशोधन 1956 जो कि फजल अली आयोग कमीशन की रिपोर्ट के बाद आता है, और इसने क्या किया था? देश को 14 राज्य और 6 यूटी में बांट दिया था। तो इसके अंदर एक प्रोविजन बच्चे ये भी किया गया था 7वें संशोधन 1956 के अंदर कि अब क्या हो सकता है कि किसी भी स्टेट के लिए अब 2 या 2 से, है ना, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए अब कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब इसने क्या व्यवस्था कर दी थी 7वें संशोधन 1956 में? आसान भाषा में समझना कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। परंतु ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था बच्चे कि एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, एक राज्य के लिए। परंतु 7वें संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी में बन गया, बट गया देश। तो इसने एक व्यवस्था यह भी कर दी कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट अब हो सकता है। किसने व्यवस्था की थी? तो 7वें संशोधन 1956 ने व्यवस्था की थी। चलिए मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से पहले की थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है, वो भी हम जान लेते हैं कि पंजाब उस टाइम पे हमें पता है ना बच्चे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इवन पाकिस्तान का जो पंजाब है वो भी सारा पंजाब के हिस्से में ही था।
तो पंजाब जो है बहुत बड़ा पंजाब था, अनडिवाइडेड पंजाब जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर आपका हरियाणा भी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आ रहा है, ये पंजाब तो आ ही रहा है, पैप्सू भी आ रहा है, इवन पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा उसी के अंदर आ रहा है। तो पंजाब बहुत बड़ा था। पंजाब के लिए जो अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी पहले, वो थी भाई, सबसे पहले उन्होंने बनाया था चीफ कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये इंडिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे चीज कर लेना, पंजाब, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब बनाया था सबसे पहले पंजाब के लिए अंग्रेजों ने। और इसने काम किया था भाई 1880 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही याद रखो कि पंजाब के लिए, जिसमें पहले हरियाणा भी आता था, क्या व्यवस्था की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, एक चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब खोला था 1880 से लेकर, जिसने काम किया, कब तक काम किया, 1919। इसमें सारे अंग्रेजी काम करते थे, तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब 1880 से 1919 तक है। ठीक है, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो बाद में आएगा भी, फिर उसके बाद बनाया जाता है लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट जो है बच्चे, ये बनाया जाता है 21 मार्च 1919 को बनाया जाता है, 21 मार्च 1919 को। ये लाहौर हाई कोर्ट क्या है बेसिकली, ये फिर से पूरा हरियाणा इसके अंडर में आ रहा है अभी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा। ठीक है, उस टाइम पे हरियाणा क्योंकि पंजाब का ही हिस्सा था, तो मैं सीधा इसको पंजाब लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि विभाजन बाद में होता है, पाकिस्तान भारत में बाद में अलग होता है, तो पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश तो आ ही रहा है, साथ के साथ दिल्ली भी किसके अंदर आ रही थी, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आ रही थी। मतलब ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र क्या था। न्यायिक क्षेत्र पूरा पंजाब तो था ही, हिमाचल, हरियाणा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, साथ के साथ दिल्ली भी जो थी वो किसी के अंडर आती, उस टाइम पे किसके अंडर आ रही थी, लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंडर आ रही थी। बाद में फिर 1966 के अंदर दिल्ली के लिए अलग हाई कोर्ट बनाया गया था बच्चे, दिल्ली हाई कोर्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 21 मार्च 1919 को क्या बनाया गया, तो लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो उस टाइम पे एक एक्ट पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा है ना स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बच्चे, तो लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। खास बात लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड एक ये भी है कि इसके अंडर में पंजाब, दिल्ली तो था ही, ठीक है, चाइना का भी एक डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर था भाई, जिसका नाम है काशगढ़। काशगढ़ ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये चाइना का डिस्ट्रिक्ट था, है ना, ये भी किसके अंडर दिया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दिया गया था। कब से कब तक ये इसके अंडर रहा, 1920 से 1943। भाई चाइना के भी कुछ हिस्से पे, थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, ज़्यादा डिटेल में सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं संदीप सर, उनकी क्लासेस आप देख सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे इतना जान लो कि काशगढ़ जो है ये भी 1920 से 1943 तक किसके अंडर था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था। भाई चाइना के भी कुछ जो जगह है उस पर भी कंट्रोल किसका था, इवन अंग्रेजों का ही कंट्रोल था। भाई ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने काफ़ी बड़े भाग पे कब्जा किया होता, काफ़ी बड़े भाग पे इनकी कॉलोनियाँ थी। इवन अमेरिका भी कभी इनका गुलाम था, जो कि आगे आज़ाद होता है 1776 में जाके आज़ाद होता है, 4 जुलाई 1776, जो कि आपने पढ़ा था, है ना, वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, उसके जो टेबुला इनसाटा है, उसके हाथ में जो किताब है उस पर यही डेट लिखी हुई है। ठीक है, काशगढ़, काशगढ़ एक इंपॉर्टेंट ये भी है अभी, थोड़ा सा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना कि जो सीपेक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सिल्क रोड भी कहते हैं, सिल्क रूट भी कहते हैं। भाई ये जो है ना, इसका भारत बड़ा विरोध करता है भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये पाकिस्तान के जो कब्जे वाला जो कश्मीर है ना, पीओके, वहीं से होकर के गुजरता है, इसलिए भारत इसका बड़ा विरोध करता है सीपेक का। भाई तो सीपेक जो है ये पाकिस्तान के ग्वादर और काशगढ़, चाइना का काशगढ़, शिनजियांग प्रांत में अब आता है ये काशगढ़, तो इसको जोड़ता है ना सीपेक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बात समझना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब इस पे काम चल रहा है, चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन दिया हुआ है पाकिस्तान को, इसलिए वो जो है वो चाइना के तलवे चाटता है भाई। ठीक है, एक ही उसका मित्र देश अब रह गया है चाइना। ठीक है,
बड़े बिलियन में उन्हें लोन दे रखा है चाइना ने और पूरा कब्जा कर रखा है पाकिस्तान पे, पूरा उसका शिकंजा है भाई। पाकिस्तान चाइना से पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता है ना। तो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर के कहाँ तक है, चाइना के काशगढ़ तक है ना। तो चाइना का भी डिस्ट्रिक्ट जो था काशगढ़, वो भी किसके अंडर में आता था बच्चे, लाहौर हाई कोर्ट के अंडर में आता था। कब से कब तक था ये, 1920 से 1943 है ना। 1943 में अंग्रेजों ने चाइना के साथ ट्रीटी कर ली थी भी, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये जो नीचे वाला है। 1943 में चाइना ने, जो अंग्रेज हैं उन्होंने चाइना के साथ ट्रीटी कर ली थी और जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आते थे उन्होंने वो वापस सौंप दिए थे। इसका कारण क्या था, क्योंकि हमें पता है 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जो कि दो के बीच में थी है ना, अलाइड और एक्सिस के बीच में थी। एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली, ये वाले देश थे, एक तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस है ना, अमेरिका। तो हाँ, तो अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि चाइना जो है वो एलाइड के अंदर कौन आ रहा था उस टाइम पे, अंग्रेज ही आ रहे थे। एलाइड ग्रुप था, एक तरफ एक्सिस ग्रुप था है ना, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली था। तो अंग्रेज ये चाह रहे थे कि जो चाइना है वो एलाइड कंट्रीज की हेल्प करे, सहायता करे किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए इन्होंने इनके साथ ट्रीटी कर ली। कब ट्रीटी कर ली भाई, 1943 के अंदर। और जितने भी कब्जे वाले क्षेत्र थे वो वापस सारा का सारा कंट्रोल किसको सौंप दिया था, चाइना को सौंप दिया था। तो वापस मुद्दे पे आते हैं दोस्त। लाहौर हाई कोर्ट बना, कब बना, 1919 को बना, ठीक है, 1919 को बना, 21 मार्च 1919। और किसके अनुसार, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार बना था, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1947 के अंदर भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। और जो लाहौर हाई कोर्ट है, ये वाला जो हाई कोर्ट है, ये कहाँ चला गया होगा बच्चे, तो ये पाकिस्तान चला गया होगा। और विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को बात कर रहा हूँ, तो जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब था वो लाहौर हाई कोर्ट उधर चला गया। अब जो बचा है 15 अगस्त 1947 को वो पंजाब बचा है ना, पेप्सू बचा, पेप्सू संघ जो 1948 में बना था मैंने बताया था, और दिल्ली बचा। इनके लिए जो हाई कोर्ट था, अब ये लाहौर से, क्योंकि ये तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया ना, अब ये हाई कोर्ट जो है ये शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था अभी, शिमला में। किसके लिए, वही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली के लिए, शिमला के अंदर 15 अगस्त 1947 को। और ये जो बिल्डिंग है ये भी पूछी गई है, इस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे ये स्थानांतरण किया गया था, पीटरहोफ बिल्डिंग, पीटरहोफ बिल्डिंग के अंदर। तो मेरी बात समझ रहे हो, पहले हरियाणा के लिए लाहौर हाई कोर्ट, ये हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं हो ना बच्चे। लाहौर हाई कोर्ट हरियाणा के लिए है, कब खुला है, 21 मार्च 1919 को खुला है। बट आज़ादी के बाद, ठीक है, भारत दो हिस्सों में बट गया, तो ये कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान चला गया। और 15 अगस्त 1947 को इसको स्थानांतरण किया गया, कहाँ, शिमला के अंदर, पीटरहोफ बिल्डिंग। मतलब सिंपल सी बात है कि एक नई बिल्डिंग इसके लिए बनाएगी, किसके लिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए है ना, और पेप्सू भी जिसके अंदर आता था। तो शिमला के अंदर किस बिल्डिंग के अंदर, पीटरहोफ बिल्डिंग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलिए, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे लिए जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे था बच्चे, हरियाणा के लिए और पंजाब के लिए, इवन दिल्ली के लिए कहाँ पे था हाई कोर्ट, तो शिमला के अंदर था। और किस बिल्डिंग में था, तो पीटरहोफ बिल्डिंग के अंदर था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 15 अगस्त 1947, 1947 कहाँ पे है अपने लिए हाई कोर्ट, शिमला के अंदर है। इसी बिल्डिंग के अंदर, पीटरहोफ बिल्डिंग जो मैंने लिखी थी ना, पीटरहोफ बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के अंदर, शिमला के अंदर है अभी, इसी बिल्डिंग के अंदर नथुराम गोडसे के ऊपर केस चला था भाई, ठीक है। नथुराम गोडसे जिन्होंने हत्या की थी भाई, किसकी हत्या की थी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, जिन्होंने नथुराम गोडसे को गोली मारकर हत्या की थी। कब, 30 जनवरी 1948 को। तो इन पर जो केस चला था ना वो इसी हाई कोर्ट में चला था, शिमला के अंदर जो था, पीटरहोफ बिल्डिंग के अंदर। और कब से कब तक चला था, तो 1948 से 1949 को, है ना, 1948 से 1949 तक जो नथुराम गोडसे पर जो केस चला है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, वो कहाँ पे चला था, पीटरहोफ बिल्डिंग, शिमला। ये पूछा गया सवाल है HSSC के अंदर कि नथुराम गोडसे के ऊपर जो केस चला था वो किस में चला था, तो शिमला के अंदर जो हाई कोर्ट था, पीटरहोफ बिल्डिंग में, उसमें चला था, है ना। तो आगे है भाई, इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी 8 नवंबर 1949 को, किसको, नथुराम गोडसे को
8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई है। और फांसी दी कब गई है? तो दी गई है अभी 15 नवंबर 1949 को। हरियाणा जीके के पॉइंट से ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि फांसी दी कहाँ गई है, तो ये दी गई है अंबाला की सेंट्रल जेल में, अंबाला सेंट्रल जेल के अंदर। ये पूछा गया सवाल है, नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई है? तो अंबाला सेंट्रल जेल। कब दी गई है? 15 नवंबर 1949 को दी गई है। बच्चे खास बात क्या है ना, रोचक जानकारी क्या है कि महात्मा गांधी के 2 बेटे, हालांकि महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, तो 2 बेटे हैं उनके, जिनका नाम है अभी, एक का नाम है मनीलाल गांधी और एक का नाम है रामदास गांधी। ठीक है भाई, इन्होंने अपील की थी उस टाइम पे, जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, डिप्टी पीएम, तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जाने था, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, सी राजगोपालाचारी, कि इनकी जो फांसी की सजा है इसको कम कर दिया जाए। पर इन्होंने इनकी जो अपील है उसको ठुकरा दिया था। किसकी? मनीलाल गांधी और रामदास गांधी, है ना, अहिंसा के पुजारी थे। तो इन्होंने भाई अपील डाली थी किसके लिए? नथुराम गोडसे की जो सजा है उसको कम कर दिया जाए, परंतु ठुकरा दी गई थी उस टाइम के पीएम, डिप्टी पीएम और गवर्नर जनरल के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं भाई। चलिए, तो अब ये जो शिमला वाला हाईकोर्ट है अभी, इसको 1955 के अंदर स्थानांतरण कर दिया गया था। कहाँ पे? आपका जो आज प्रेजेंट है ये चंडीगढ़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा गया कि इसको शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरण किया गया था? तो ये स्थानांतरण किया गया था बच्चे 17 जनवरी 1955 को इसको स्थानांतरण कर दिया। कहाँ पे स्थानांतरण कर दिया? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर, है ना, चंडीगढ़ के अंदर 17 जनवरी 1955 को स्थानांतरण कर दिया गया था। भाई, इसका वास्तुकार कौन था? हाईकोर्ट का, इवन चंडीगढ़ का भी वास्तुकार ये है भाई ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर, स्पेलिंग देख लेना बच्चे, नाम पता होना चाहिए। ली कार्बूजियर जो है वो इसका वास्तुकार है। कब स्थानांतरण हुआ था? 17 जनवरी 1955 को। आगे जब हम चंडीगढ़ पढ़ेंगे ना, तो ये पढ़ेंगे कि चंडीगढ़ का भी वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था अमेरिकन आर्किटेक्ट ने तैयार किया था, अल्बर्ट मेयर ने, है ना। ये जो ली कार्बूजियर है ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है भाई, फ्रेंच, है ना, फ्रांसीसी है। तो 17 जनवरी 1955 को स्थानांतरण हुआ शिमला से। कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। और आज भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। और यही प्रेजेंट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है अभी, जो कि 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ था? स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद भाई अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें थोड़े से ये जानने हैं, सवाल में काफ़ी बार पूछा गया HSSC में। यहाँ से 1919 में हमने पढ़ा, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट था, है ना, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, देखो एक होता है CJI, बात समझना भी, एक होता है केवल CJI जो है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश है। CJ जो होता है ये कंसर्न्ड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भारत का नहीं होता। CJI लगा दिया तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो 1919 के अंदर जब लाहौर हाई कोर्ट था, तो उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे बच्चे, उनका नाम है सर शादीलाल, है ना। 1919 की बात कर रहे हैं बच्चे। और 1947 जब देश आजाद हुआ, तो उस टाइम पे इसके जो CJ थे, अभी भी ये लाहौर हाई कोर्ट है 1947 तक, 1947 के बाद की बात नहीं मैं कर रहा। तो 1947 में जो CJ हैं, CJ, मैं CJI नहीं लिख रहा, अभी जो भारत के CJI हैं वो शरद अरविंद बोबडे जी हैं, B है ना, बोबडे जी। ठीक है, तो 1947 में जो CJ थे बच्चे, उनका नाम है श्री या सर अब्दुल राशिद। ये कब है? 1947 में। और 1947 के बाद की अगर मैं बात करूं, ये सवाल ऐसे पूछेगा कि 1919 में लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर शादीलाल थे। आज़ादी के समय कौन थे? तो सर अब्दुल राशिद थे। जैसा कि विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया था, तो 1947 में शिमला में स्थानांतरण गया ना हाई कोर्ट को। तो 1947 में जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे बच्चे, उनका नाम था रामलाल भाई, जस्टिस रामलाल या श्री रामलाल जी इनके मुख्य न्यायाधीश थे। और जब 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में स्थानांतरण हुआ है हाई कोर्ट, 17 जनवरी 1955, है ना, ये स्थानांतरण हुआ ना, कहाँ पे? चंडीगढ़ में स्थानांतरण हुआ शिमला से। उस टाइम पे जो CJ थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम है श्री
ठीक है, श्री अमरनाथ भंडारी भाई, अमरनाथ भंडारी। HSSC ने ये सवाल ऐसे भी पूछा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री अमरनाथ भंडारी, है ना। श्री अमरनाथ भंडारी जो है ये सबसे लंबा कार्यकाल हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसका रहा है वो है अभी श्री अमरनाथ भंडारी। तो ये लिख लेना, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसके रूप में भाई? मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, है ना। तो किसका रहा है? अमरनाथ भंडारी का रहा है। ये कब से कब तक रहे हैं? तो 1952 से लेकर बच्चे 1959 तक, 1952 से लेकर 1959 तक ये क्या रहे हैं? सीजे रहे हैं, है ना। ये कौन से सीजे थे? तो ये भी लिख लेना, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ बच्चे, ये आज़ादी के बाद 4th सीजे थे, है ना। मुख्य न्यायाधीश चौथे नंबर के थे। 17 जनवरी 1955 को जब चंडीगढ़ में स्थानांतरण हुआ तो उस टाइम पे भी अमरनाथ भंडारी हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हीं का है, 1952 से लेकर 1959। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 4th नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे हम वो वाले मुख्य न्यायाधीश भी जान लेते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो सबसे बड़ा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में याद रखना किसका है? अमरनाथ भंडारी, जो कि चौथे मुख्य न्यायाधीश हैं। और जब ये चंडीगढ़ में स्थानांतरण हुआ था तब भी यही मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। तो अब हम देखेंगे सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो इनका नाम है अभी देवी सिंह तेवतिया। अच्छा बच्चे, एक चीज़ याद रखना, ये जो डिटेल में चल रही है, हो सकता है कि तुम्हारे चंचल मन में ये आ रहा हो कि इतनी डिटेल से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बच्चे, हरियाणा के पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जब उसने ये तक पूछ लिया था कि हरियाणा में सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किसी ने सोचा था कि ये सवाल पूछ सकता है, बट उसने पूछा। अब तुम्हारा चंचल मन तुम्हें ये चीज़ बोलेगा कि ये यहाँ से सवाल नहीं आना, सर तो बहुत डिटेल में करा रहे हैं। भाई, एक नंबर भी अगर कट गया ना तो समझो लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो हाँ, ये है भाई। तो ये मत समझना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। अगर मैं इतनी मेहनत करा रहा हूँ तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, साथ के साथ रिवाइज करना पड़ेगा सारा। ठीक है, तो सबसे छोटा कार्यकाल हाईकोर्ट में किसका रहा? मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका रहा? देवी सिंह तेवतिया। और केवल कितने दिन का बच्चे? तो 14 दिन का। ये कौन से थे? तो ये 15वें सीजे थे, 15वें मुख्य न्यायाधीश थे किसके? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के। जैसा कि मैंने बताया था, अब लिखूंगा नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस मेहर सिंह, है ना। मेहर सिंह जी उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आज की बात कर लेते हैं बच्चे। आज प्रेजेंट जिस टाइम पे तुम क्लास देख रहे हो, इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश मैंने पहले भी बताया हुआ है बट फिर से देख लो, रवि शंकर झा। ये पूछा क्या सवाल है बच्चे? रवि शंकर झा। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के? तो 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसका नाम मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसे शरद अरविंद बोबडे। बी है भाई, थोड़ा सा वहां पे सुधार कर लेना। प्रीवियस वीडियो में मैंने भोपड़े लिखा था, पी नहीं है, भोबड़े है, पी बी है, बी भोबड़े, है ना। शरद अरविंद भोबड़े ये भारत के एज प्रेजेंट क्या हैं? सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के अगर पहले मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो वो थे HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रहेगा बच्चे, आज सीजे कौन है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का? रविशंकर झा है, जो कि कौन से नंबर का सीजे है? तो 35वें नंबर का सीजे है भाई, है ना। उसके बाद भाई हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? पता होगा, राष्ट्रपति करता है। और कितने साल की आयु में ये रिटायर होते हैं? तो 62 साल की आयु में ये रिटायर होते हैं ना। कॉलेजियम सिस्टम है बकायदा, जिसके अनुसार जजों की नियुक्ति होती है। तो 62 साल की आयु में मैक्सिमम हाई कोर्ट का जज रह सकता है, इसके बाद ये रिटायर हो जाता है ना। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम हो सकते हैं बच्चे 85 जज हो सकते हैं, 85 हो सकते हैं, जिसमें से 64 परमानेंट होते हैं, परमानेंट, और 21 जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं अभी एडिशनल जज,
एडिशनल जज, ठीक है। इनके बारे में क्या है मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 85, 64 स्थायी और 21 एडिशनल जज हो सकते हैं। एडिशनल जज क्या है? जब हाई कोर्ट में काम काफ़ी बढ़ जाता है या कोई नया बिजनेस हाई कोर्ट को कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो एडिशनल जज की नियुक्ति करता है ना। तो हाई कोर्ट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 85, 64 परमानेंट और 21, ठीक है, एडिशनल जज। अभी कितने जज हैं एट प्रेजेंट? आज की बात कर रहा हूं, तो अभी हाई कोर्ट में केवल और केवल 56 जज हैं। 56 जज हैं, जिसमें से 39 जो हैं ये परमानेंट हैं और 17 जो हैं ये एडिशनल जज हैं। एडिशनल ADD से लिख रहा हूं। अच्छा, जो एडिशनल जज होता है ना बच्चे, इसका कार्यकाल केवल 2 साल तक होता है। 2 साल तक ही केवल एडिशनल जज रह सकता है, ठीक है, बात को समझना। तो अभी के लिए 56 हैं, तो कितने खाली पड़े हुए हैं बच्चे? तो अभी भी अगर देखा जाए तो कितने हैं? 25 और 4 29, 29 पद अभी भी हाई कोर्ट के अंदर खाली हैं, है ना। सरकार चाहे तो फिलअप कर सकती है अभी, ठीक है। अभी भी इतने सारे मामले लंबित पड़े हैं हाई कोर्ट में और उस पर से जज की जो नियुक्ति है वो खाली है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लूप होल है भारत के न्यायिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। हाँ, तो याद रहेगा भाई 85 हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी कितने हैं? 56, जिसमें से 39 परमानेंट और 17 क्या हैं? एडिशनल जज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हाँ, ठीक है। तो 1966 में हरियाणा जो था वो अलग हो गया था पंजाब से, और उसी टाइम पे भी जो दिल्ली है ना, दिल्ली के लिए अलग हाई कोर्ट बना दिया था 1966 के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये थोड़ा सा आप जान लो, क्योंकि कभी दिल्ली भी जो थी वो किसी के अंडर आ रही थी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ही आ रही थी, जिसका पहले नाम था लाहौर हाई कोर्ट। 1919 में जो खुला था, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट खुला था। और बच्चे शिमला के अंदर था ना, आज़ादी के बाद 1947 के बाद शिमला में स्थानांतरण किया गया था। तो 1971 में शिमला हाई कोर्ट भी अलग से खोल दिया गया था भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है, ये भी कभी कभार सवाल पूछ लेता है, यहीं पे हम जान लेते हैं। जो जाट हिंसा हुई थी ना बच्चे, ठीक है, जो जाट एजिटेशन हुआ था जब ये आरक्षण मांग रहे थे, तो इसकी जांच, ये सवाल बकायदा अच्छे से किसी ने पूछा है कि जाट हिंसा जो हुई थी हरियाणा के अंदर, उसकी जांच किसको सौंपी गई थी? तो वो सौंपी गई थी भाई SN झा आयोग को ना, जस्टिस SN झा आयोग को जाट हिंसा की जांच सौंपी गई थी। जाट हिंसा कब हुई थी बच्चे? तो 2014 के अंदर जाट हिंसा हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जाट हिंसा जो हुई थी हरियाणा के अंदर भी, जब आरक्षण मांग रहे थे ये, ठीक है, इवन सरकार ने तो दे दिया था परंतु हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया था, ठीक है। तो SN झा आयोग को इसकी जांच करने के लिए बोला गया था। और बच्चे 14 नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, ये 2016 है, भी चेंज कर लेना इसको। 2016 में जो जाट हिंसा हुई थी, ये सवाल पूछा गया है, उसको जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो SN झा आयोग बनाया गया था, ठीक है। एक और है भाई, ये भी पूछा गया, रॉबर्ट वाड्रा लैंड, है ना, घोटाला या रॉबर्ट वाड्रा लैंड, इसकी जो जांच है ये किसको दी गई थी? ये भी सवाल पूछा गया है। तो ढींगरा आयोग, ठीक है। ये जो रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, सॉरी, वाड्रा लैंड जो है, जांच जो है, ये किसको सौंपी गई थी? ढींगरा आयोग को सौंपी गई थी। ये मामला क्या है बेसिकली बच्चे? ये लैंड ग्रैब का मामला है, DLF कंपनी से रिलेटेड, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। तो गुरुग्राम का जितना भी कंस्ट्रक्शन किया है ना, स्ट्रक्चर तैयार किया, वो DLF ने तैयार किया है। तो इससे रिलेटेड ही था ये रॉबर्ट वाड्रा लैंड जांच। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखो कि किसको सौंपा गया ये? ढींगरा आयोग को। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? जानते हो ना, प्रियंका गांधी जो हैं उनके पति हैं, ठीक है, और राहुल गांधी जी के जीजा जी हैं, अभी सोनिया गांधी के दामाद है ना, बीजेपी कहती है ना दामाद वाला घोटाला, तो ये वही है रॉबर्ट वाड्रा लैंड जांच, है ना। DLF से रिलेटेड था, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। किसको दिया गया? तो ढींगरा आयोग को दिया गया, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो याद रखना भी रॉबर्ट वाड्रा लैंड जांच ढींगरा आयोग को, है ना।
तो बच्चे यही यहाँ पे सारा जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जितना भी था वो मैंने बता दिया आपको। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 1919 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट खोला गया था, है ना। इवन उससे पहले भी क्या था, तो क्या था भाई, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब था 1880 से लेकर 1919 तक। फिर 1919 में, है ना, क्या खोला गया, लाहौर हाई कोर्ट खोला गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, है ना, जिसके अंडर में क्या क्या आता था, दिल्ली आता था, हरियाणा आता था, पंजाब आता था, हिमाचल प्रदेश आता था, इवन पाकिस्तान का भी हिस्सा आता था। और 1920 में हमने देखा कि चाइना का भी एक डिस्ट्रिक्ट जो काशगढ़ है वो भी किसके अंदर शामिल कर दिया, किसके न्यायिक क्षेत्र में शामिल कर दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट में, है ना। तो 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चला गया किसके अंदर, चला गया आपका पाकिस्तान के अंदर चला गया। और अपने लिए जो हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई वो शिमला के अंदर की गई थी, है ना, शिमला के अंदर। तो शिमला के अंदर हमने देखा वहीं जो बिल्डिंग थी, है ना, उसी के अंदर जो नथुराम गोडसे हैं उन पे केस चला था भाई 1948 से 1949। नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई थी, हमने देखा अम्बाला की सेंट्रल जेल में दी गई थी। 1955 में, 1947 से 1955 तक शिमला चला। 1955 में, जनवरी 1955 में कहाँ शिफ्ट किया गया था, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया गया था। और यही प्रेजेंट में क्या है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वही है। जिसका निर्माणकर्ता कौन था, वास्तुकार कौन था, तो ली कार्बूजियर, जो कि कहाँ से था, फ्रांस से था। इवन चंडीगढ़ का भी वास्तुकार यही है बच्चे, ठीक है। 1966 में हमने देखा कि फिर दिल्ली के लिए अलग हाई कोर्ट बना था, 1971 में शिमला के लिए अलग हाई कोर्ट बना था, है ना। उसके बाद फिर हमने बच्चे जाना कि 1966 है उसके अंदर जो जज मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था जस्टिस मेहर सिंह। हाई कोर्ट के अंदर सबसे लंबे कार्यकाल वाला जो मुख्य न्यायाधीश है वो है अमरनाथ भंडारी। 1955 में जब ये चंडीगढ़ में स्थानांतरण हुआ तो उस टाइम पे यही मुख्य न्यायाधीश थे। और कौन से नंबर के थे, चौथे नंबर के थे। कब से कब तक रहे, तो 1952 से 1959 तक रहे थे, ना, 1952 से 1959 तक रहे थे और चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, है ना भाई। और सबसे छोटा भी हमने पढ़ा था तेबी सिंह तेवतिया, जो कि 15वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल केवल कितने दिन का था बच्चे, तो 14 दिन का था, ठीक है। आज जो मुख्य न्यायाधीश हैं 35वें नंबर के हैं, जिनका नाम है क्या, रविशंकर झा। और कितने टोटल जज हो सकते हैं, ये हमने बताया था 85 टोटल जज हो सकते हैं किसके अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। एट प्रेजेंट कितने हैं बच्चे, तो 56 हैं, जिसमें से 39 परमानेंट हैं और 17 क्या है, एडिशनल जज हैं। एडिशनल जज कब है, जब हाई कोर्ट के अंदर काम का ज़्यादा बढ़ जाए या कोई नया काम सौंप दिया जाए तो उस टाइम पे एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए होता है कार्यकाल, केवल 2 साल के लिए, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो जज है वो मैक्सिमम कितने साल तक रह सकता है, 62 साल तक। सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है ना, ये हमने पढ़ा। और अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ा कि भाई ये जो जाट हिंसा है इसकी जांच किसको दी गई थी, तो एस.एन. झा आयोग को। और रॉबर्ट वाड्रा लैंड जो जांच है, दामाद वाला जो केस है ना, कांग्रेस के दामाद जिनको कहते हैं, ठीक है, डीएलएफ वाला, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, ढींगरा आयोग को सौंपा गया था। और स्टार्टिंग में एक चीज़ याद रखना बच्चे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो अनुच्छेद है मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक है और किस में आता है, तो पार्ट 6 में आता है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही है, काफ़ी डिटेल में हमने जाना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी शेयर करें औरों को भी। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू।